सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द कोल्ड वॉर एरा का पार्ट नंबर 4 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स का टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जहाँ जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, द व्हाट इज़ कोल्ड वॉर वाला। अब हम लोगों को देखना है द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक। इमरजेंस का मतलब होता है निकलना या फिर उभरना। तो इस टाइम पर कौन सी 2 पावर्स थी जो इमर्ज हुई थी, और वो जो 2 पावर्स थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो थी यूएसए और यूएसएसआर की। इसका मीनिंग मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो 2 कंट्री इमर्ज हुई थी ये क्या कर रही थी वर्ल्ड के अंदर, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इनका अलायंस सिस्टम क्या था, वो सारी बातें। तो देखो, ये जो दोनों कंट्रीज़ थी एक्सपेंड देयर स्पीयर्स, ये दोनों ही कंट्री ये चाह रही थी कि अब ना देखो, हमारा क्या था, कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड था ये। तो कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड में क्या था कि कंट्रीज़ जो थी वो कैसे, अब आप लोग कैसे बोल सकते हो कि कोई कंट्री जीती है कोल्ड वॉर के अंदर, उसका कैसे पता लगाएंगे। उसका सिर्फ यही तरीका है कि हम लोग ये देखेंगे कि किस सुपर पावर्स के पास ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, किस सुपर पावर का अलायंस सिस्टम में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर यही चीज़ ये सुपर पावर्स ट्राई कर रहे थे, ये देख रहे थे कि हम अपने अलायंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। तो इसीलिए ये अपने एरिया जो था, इनका जो स्फीयर था, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे, फैलाते थे, कंट्रीज़ को अपने अलाय बनाते थे। लिमिट द पावर, ये वाली जो लाइन है उसका मतलब ये है कि देखो, मान लो कि इंडिया ने, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ बस, यूएसए की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करा, ठीक है। तो ये लोग ये मेक श्योर करते थे कि जो इंडिया है वो हमेशा यूएसए से जुड़ा रहे। मतलब कि इसको, मतलब ऐसा ना हो कि ये इसको छोड़ के मतलब यूएसएसआर को ज्वाइन करने के बारे में सोचें या फिर कोई और ऑप्शन सोचे। ये लोग ऐसा ट्राई करते थे। और क्यों करते थे? ताकि ये लोग दूसरी पावर को लिमिट कर सकें, उनके पास कोई भी ऐसी कंट्री इनके पास ना जाए और वो अपना अलायंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना करें। क्योंकि अगर मान लो इंडिया ने इनके साथ अपना अलायंस वाला सिस्टम जो है वो ब्रेक कर दिया, उसका मतलब क्या है कि इंडिया को इनकी जो पॉलिसीज़ हैं या फिर जो इनकी आइडियोलॉजी है उसमें कुछ कमी लग रही है, तो इससे बाकी कंट्रीज़ भी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। तो इसलिए ये लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेक श्योर करते थे कि सारी कंट्रीज़ हमारे साथ रहें, हमारे अलायंस सिस्टम में रहें, ताकि हम दूसरी सुपर पावर को लिमिट कर सकें, ठीक है। उसका मतलब यही था। स्मॉलर कंट्रीज़ टाई फॉर ओन रीज़न। अब जो छोटी कंट्रीज़ थी वो ये सोचती थी कि अगर हम लोग यूएसए या फिर यूएसएसआर के साथ टाई अप कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट होगा। वो अपने प्रॉफिट को देख के करती थी, ओन पर्पसेस के लिए करती थी। बट बिग कंट्रीज़ यानी कि सुपर पावर जो थी उनको भी प्रॉफिट होता था। वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं स्मॉलर कंट्रीज़ को क्या क्या फ़ायदे होते थे। फर्स्ट है प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। एक तो देखो, उनको प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन मिलता था कि तुम हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर तुम्हारी कोई भी राइवलरी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फर्स्ट चीज़। सेकंड, अगर उन लोगों को वेपन्स की नीड होती थी किसी भी राइवलरी में, या फिर वैसे भी कंट्रीज़ के पास अपने वेपन्स होने चाहिए, तो उसमें भी बिग पावर जो होती थी वो इनको हेल्प करती थी। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एंड अगेंस्ट लोकल राइवलरीज। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली इनको हेल्प मिलती थी लोकल राइवलरी के लिए। जैसे कि आप लोग, अगर मैं इंडिया का केस लूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, तो अगर वो ज़्यादा बड़े केस पर होती थी तो इनको क्या होती थी, इकोनॉमिक एड मिलती थी अपनी लोकल राइवलरीज के लिए सुपर पावर्स के थ्रू। तो ये 3 प्रॉफिट्स थे जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो चलो अब हम देखते हैं अगले लाइन्स को समझते हैं। अलायंस सिस्टम। अब यहाँ पे क्या था कि एक ही चीज़ चल रही थी सुपर पावर्स के बीच में, और वो था अलायंस सिस्टम। हर सुपर पावर, यूएसए हो चाहे यूएसएसआर हो, उनको बस यही चाहिए था कि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ हमारी अलाई बनेंगी हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इस अलायंस सिस्टम के चक्कर में क्या होता है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 कैंप्स के अंदर। मतलब मैंने आप लोगों को चैलेंज टू बाइपोलैरिटी में भी समझाया था, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो चैप्टर की बनाई थी, कि 2 पोल्स में पूरा वर्ल्ड बांट देते हैं। एक इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, दूसरे जो वर्ल्ड के लोग हैं वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो 2 कैंप्स में बट गया था पूरा का पूरा वर्ल्ड। एक यूएसए की साइड था और दूसरा यूएसएसआर की साइड। उसके बाद जो यूरोप था वो मेन कॉन्फ्लिक्ट एरिया था, अरीना बोलो चाहे तो,
मेन कॉन्फ्लिक्ट एरिया था पूरी कोल्ड वॉर की लड़ाई में। और यहीं पर क्या था कि जो वेस्ट यूरोप था वो सपोर्ट करता था यूएसए को, ईस्ट यूरोप सपोर्ट करता था यूएसएसआर को। मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई भी थी कि इंडिया अगर यहाँ पर है, समझने पे फोकस करना, ये यूएसएसआर है, यहाँ पर हमारा यूएसए आता है। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो मोस्टली यूएसए को सपोर्ट करती थी, जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज़ थी वो मोस्टली यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। तो इसी तरीके से यूरोप में भी सेम केस था कि ईस्ट यूरोप यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, वेस्ट यूरोप यूएसए को सपोर्ट करता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस क्लैश की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से या फिर इस डिवीज़न के वजह से वेस्टर्न अलाइंस और ईस्टर्न अलाइंस फॉर्म करे जाते हैं, जिससे थोड़ी क्लियरिटी रह सके कि अच्छा ये वेस्ट का अलाइंस है, ये ईस्ट का अलाइंस है। क्योंकि यूरोप में ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एरिया था, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा राइज होता है। उसके बाद फिर हम लोग वेस्टर्न अलाइंस और ईस्टर्न अलाइंस बोलने लग जाते हैं, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद अब आप लोगों के मैप हैं, उसके अंदर बताया है कि नाटो कंट्रीज़ कौन सी हैं, वार्सो पैक्ट वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं, और कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में बताया, बाकी अदर्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है, CUET के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूगोस्लाविया एक ऐसी कंट्री थी जो ना तो यूएसए को सपोर्ट करती थी, ना यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। और मैंने जब इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को जब टॉपिक समझाया तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक टॉपिक आएगा चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। उसमें ये कंट्री जो होती है यूएसए प्लस यूएसएसआर की जो डोमिनेंस होता है उसको चैलेंज करती है इंडिया के साथ मिलकर और एक और कंट्री के साथ मिलकर। तो हम लोग इसको वहीं पर ज़्यादा अच्छे डिस्कस करेंगे। बट अभी आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये ऐसी कंट्री थी जो ना तो यूएसए को सपोर्ट करती थी, ना यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, या फिर उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती थी। अब जितने भी अलाइंस थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने लग जाते हैं। तो जो वेस्टर्न अलाइंस होता है वो वेस्टर्न अलाइंस फॉर्म करता है, ईस्ट अलाइंस जो होता है वो ईस्टर्न अलाइंस को फॉर्म करता है, ईस्टर्न अलाइंस फॉर्म होता है। इसके बाद वेस्टर्न अलाइंस जो लीड था वो यूएसए के थ्रू किया जाता था, ये यूएसएसआर के थ्रू लीड किया जाता था। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनती थी, मतलब बनी थी वो थी हमारी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जिस्टेंस में आई थी अप्रैल 1949 के अंदर। यहाँ पर है ईस्टर्न अलाइंस जो कि लेड किया जाता था यूएसएसआर के थ्रू, और इसने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो थी वार्सो पैक्ट, और ये 1955 में एग्जिस्टेंस में आई थी। अब देखो इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा क्लियर है, तो इसको पहले पढ़ते हैं। इसका जो फंक्शन है वो था टू काउंटर नेटो फोर्सेस इन यूरोप, मतलब कि जो नेटो की जितनी भी फोर्सेस थी उनको ये काउंटर करता था। इसका और कोई अपना बहुत इम्पॉर्टेंट जो ऐसा होता है वो कोई फंक्शन नहीं था, ये बिल्कुल नॉर्मल सा फंक्शन था कि ये जो भी नेटो की फोर्सेस होंगी उनको काउंटर करेगा यूरोप के अंदर। लेकिन जो हमारा नेटो था उसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है, वो उसको सुनो। नेटो जो था वो एसोसिएशन था 12 कंट्रीज़ का, जिन्होंने ये डिक्लेयर करा था दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो ये बोलना चाहता है कि जो नेटो था, एक तो वो एसोसिएशन था 12 कंट्रीज़ का, प्लस अगर किसी एक कंट्री में से भी, यूरोप की या फिर नॉर्थ अमेरिका की किसी भी एक कंट्री पे आर्म अटैक होता है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वो पूरे हमारे नेटो की जितनी भी पावर्स हैं उनके ऊपर किया गया और हम लोग इसको दोबारा से उनके ऊपर अटैक बैक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। यहाँ पर एक और हमारा करंट टॉपिक है रशिया और जो यूक्रेन के क्राइसिस हैं। अगर आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन जो होता है बार बार यही चीज़ को बोल रहा है कि भाई मुझे नेटो का मेंबर बनना है। तो क्यों बनना है, ये रीज़न है क्योंकि उसे पता है अगर वो नेटो का मेंबर बन जाएगा तो जो रशिया उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उसके बाद जो नेटो की सारी कंट्रीज़ होंगी वो मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करेंगी और यूक्रेन अपने आप को सेव कर लेगा। इसीलिए यूक्रेन बार बार ये बोलता है कि मुझे नेटो का मेंबर बनना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इनका अलाइन सिस्टम तो इन्हें बनाना ही था, तो अमेरिका क्या करता है, यूएसए क्या करता है, ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में अपने में क्लियर करा है पार्ट 3 में, तो आप लोगों को अगर डाउट है तो आप लोग देख सकते हो। तो जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ थी उसमें इन लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और जो वेस्ट एशिया था, मतलब जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया था, उसमें इन लोगों ने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई।
तो अब क्या था, इसका मतलब क्या था, ये था कि देखो पहले तो ये लोग सिर्फ वेस्ट को टारगेट कर रहे थे, मतलब यूएसए चाह रहा था कि सिर्फ वेस्ट वाला अलायंस इनके पास रहे, लेकिन अब ये सारे एशिया में साउथ ईस्ट वाली साइड पर भी आ रहे थे, म्यांमार वाली साइड जो है जितनी भी है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, इन साइड पर भी आ रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा अलायंस सिस्टम बनाना चाहते थे, जबकि ये एरिया जो था वो थोड़ा सा यूएसएसआर के अंडर में आना चाहिए था, क्योंकि ईस्ट वाला साइड था अगर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें तो। बट यूएसए ने अपना जो था यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, प्लस वेस्ट एशिया जो कि मिडल ईस्ट है, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, यूएई है, बाकी ओमान है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो आप लोगों को पढ़ता होगा ओमान क्या है, कौन सी जगह है। प्लस ईरान हो गया, इराक हो गया, वो सारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें भी इनमें भी यूएसए ने अपने क्या कहते हैं अलाइंस बनाए। जब यूएसएसआर ने इस चीज़ को फोकस करा तो उसने भी नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक वाला जो एरिया जो कि थोड़ा वेस्टर्न साइड में है, ईरान आता है वेस्ट एशिया में, इराक नहीं होता, उसके बाद जो नॉर्थ वियतनाम वाला एरिया है, उन सबको इन लोगों ने भी कवर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये लोग अपने अलायंस सिस्टम के कारण सारी कंट्रीज़ को अपना अलाय बना रहे थे। ठीक है, अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये सारी जो थी, इन सबको तो ये जो सारी कंट्रीज़ थी, मैंने आप लोगों को चैलेंज टू बाइपोलैरिटी वाले टॉपिक में, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी हो तो बताया था कि ये सारी जो कंट्रीज़ थी ये NAM को ज्वाइन करती है, NAM, जो कि ये है। तो ये सारी कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करती हैं, ना तो ये यूएसए को सपोर्ट करती हैं, ना यूएसएसआर को सपोर्ट करती हैं। और रीज़न बिहाइंड यही था कि ये नहीं चाहते थे कि अभी अभी तो हम लोग वैसे ही इंडिपेंडेंट होकर आए हैं, अब फिर से हम किसी कंट्री के बीच में आ जाए, फिर से अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स या फिर किसी से कन्फ्लिक्ट बना ले। तो नाम क्या था, अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलाइंसेज, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको बोला जाता है। इसके थ्रू क्या था कि तुम कोई भी अलाइंस को ज्वाइन मत करो, तुम उससे दूर रह सकते हो, स्टेइंग आउट। ठीक है, तो 1969 में क्या होता है, अलाइंसेस में भी प्रॉब्लम आने लग गए थे। जैसे चाइना जो था यूएसएसआर के साथ था, बट फिर भी उसके अंदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आ गए थे 1969 के अंदर। तो ये एक डिस्प्यूट की भी बात बताइए जो अलाइंस सिस्टम में होते थे। अब सुपर पावर्स जो होती थी उनको भी छोटी छोटी कंट्रियों से काफ़ी सारे प्रॉफिट होते थे। अब आप सोचो कि क्या प्रॉफिट होंगे। देखो, पहला प्रॉफिट था वाइटल रिसोर्सेज। एक तो इनको रिसोर्सेज की जो रीच होती थी वो बहुत ज़्यादा मिल जाती थी। जो भी छोटी कंट्रीज़ होती थी, अगर वहाँ पर रिसोर्सेज होते थे तो इनको पूरी अप्रोच मिलती थी उनके ऊपर, जैसे ऑयल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड है हमारा टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा है, विच वॉज क्यूबा। अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको चेकआउट कर लेना। क्यूबा में जैसे इन लोगों ने अपने ट्रूप्स भेजे थे, रशियन बेस जिसको बनाया था, तो ऐसे ये लोग छोटी कंट्रीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड है लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कैन स्पाई ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे की जासूसी कर सके, यूएसए क्या कर रहा है, यूएसएसआर क्या कर रहा है, इस चीज़ के लिए भी लोग हेल्प लेते थे। फोर्थ, इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। मतलब कि अगर आप तुम्हारे पास स्मॉल अलाइज, मतलब कि जो भी आपकी फ्रेंड कंट्रीज़ होती हैं, अलाई जो होते हैं आप लोगों के, वो अगर 10 हैं तो 10 मिलकर तो एक सुपर पावर का जो भी मिलिट्री, जो भी इकोनॉमिक सपोर्ट है वो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से भी इनकी हेल्प हो जाती थी। उसके बाद इसका चारों के बाद ही कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बॉक्सेज ही, स्मॉल कंट्रीज़ की भी और बिगर कंट्रीज़ की भी, सुपर पावर्स की भी। उसके बाद ये जो एक लाइन मैंने लिखी है उसका मतलब ये है कि देखो, जो लॉयल्टी होती थी एलाइज़ की, वो सुपर पावर को जीतने के लिए मतलब एक एबल बना देती थी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी भी बताया था कि जितनी भी अलाइज थी, अगर वो एक कंट्री एक सुपर पावर के साथ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को उनकी आइडियोलॉजी पसंद आ रही हो, वो जीत सकती हैं कोल्ड वॉर को। तो इसीलिए ये लोग इस चीज़ पर भी फोकस करते थे कि भाई देखो, जो कंट्री हमारे साथ है वो हमारे साथ ही रहें। तो मैंने ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझा दिया। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको वहाँ समझाने की कोशिश करूँगी। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।